स्वागत है दोस्तों, आप सभी का रामायस पर। मेरा नेम है रिचा। मेडिवल हिस्ट्री की क्लास है। आज हम पूरा दिल्ली सल्तनत कंप्लीट कर चुके हैं। इस दिल्ली सल्तनत में आज जो हमारा सेशन होगा वो पूरे इसकी राजनीतिक प्रशासनिक जो भी व्यवस्थाएं रही हैं उन व्यवस्थाओं पर हम अपना प्रकाश डालेंगे। आप हमसे जुड़ सकते हैं। रामायस को सब्सक्राइब कर लेना है, न्यू अपडेट्स के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम लिंक हमेशा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती है। साथ ही में कुछ और भी इम्पोर्टेंट लिंक्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाती हैं, तो आप उन्हें चेक कर लिया करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत कालीन, पहले उसकी दिल्ली सल्तनत की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्थाएं किस प्रकार की थी। तो पहले हम प्रकाश डालते हैं दिल्ली सल्तनत की राजनीतिक और प्रशासन पर। तो दिल्ली सल्तनत की राजनीतिक का स्वरूप जो था वो मेनली हमें देखने को मिलता है निरंकुश राजतंत्रात्मक यहाँ पे व्यवस्थाएं थी। रूल जो था वो राजा का रूल था और मेनली वहां पे जो शासन व्यवस्था चलती थी वो दिल्ली से चलती थी, यानी यहाँ की जो शासन व्यवस्था थी वो मेनली केंद्रीयकृत हुआ करती थी। जो शासन था वो अलग अलग वर्गों में विभाजित होता था, लेकिन फिर भी उसका जो सुप्रीम होता था वो राजा ही हुआ करता था। जैसे इसे हम देखें तो केंद्रीय में विभाजित, फिर प्रांत में, फिर उसके बाद जिला में, ग्राम में, तो इस तरीके से शासन व्यवस्थाएं जो थी वो विभाजित हुआ करती थी। आज भी जैसे हम इसे मॉडर्न स्ट्रक्चर से अगर देखें तो मॉडर्न स्ट्रक्चर में भी आज भी हमारे इसमें रूरल लेवल पे होती है, अर्बन लेवल पे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, देन स्टेट गवर्नमेंट होती है, फिर अर्बन लेवल पे गवर्नमेंट होती है, फिर रूरल लेवल पे रूरल सेल्फ गवर्नमेंट्स होती हैं। तो ये सभी अपना कार्य जो है वो अलग अलग स्तर पर करती हैं। सेम उसी तरीके से मेडिवल हिस्ट्री में भी कार्य जो था वो डिवाइड हुआ करता था। जैसे कि जो प्रधान होता था वो सुल्तान हुआ करता था। इसी की सहायता से सारे केंद्र में जो जितने भी विभाग हुआ करते थे वो लोगों में बांटे जाते थे, मंत्रियों में बांटे जाते थे। साथ ही में प्रशासन का आगे जो बंटवारा है वो प्रांतों में किया जाता था और प्रांतों में यहाँ पे एकता व्यवस्था जो है लागू की जाती थी। फिर जिलों में, फिर परगना में, फिर ग्रामीण प्रशासन में, इस तरीके से बांटा जाता था। जैसे कि केंद्रीय प्रशासन में कमांड किसका किसका होता था, सुल्तान का होता था, यानी जो ये राजा होता था। तो दिल्ली सल्तनत में जितने भी सुल्तान हुए वो सभी आ जाएंगे। फिर विभाग हुआ करते थे, न्याय विभाग, वित्त विभाग, ये सारे विभाग हुआ करते थे। इनमें भी अलग अलग मिनिस्टर्स होते थे। फिर केंद्रीय प्रशासन के बाद ये प्रांतों में डिवाइड हुआ करता था, जिसमें इसका जो प्रधान हुआ करता था उसे एकता या फिर एकतादार कहा जाता था। फिर जिला में डिवाइडेड होता था, जिले में जो मिनिस्टर्स वगैरह हुआ करते थे, जो मंत्री हुआ करते थे, उन्हें सिख या फिर सिकदार कहा जाता था। जिले के बाद ये परगनों में डिवाइड होता था और फिर ये गांव में डिवाइड होता था। परगना में जो मंत्री होते थे, जो प्रशासन अधिकारी होते थे, उन्हें अमिल और मुंसिफ कहा जाता था। मुंसिफ जो है ये परगना में राजस्व वसूली किया करते थे और गांव में याद रखिएगा चौधरी जो हुआ करते थे वो चौधरी राजस्व की वसूली किया करते थे। तो परगना में कौन, मुंसिफ किया करते थे, गांव में जो है वो चौधरी किया करते थे। और पटवारी, पटवारी का कॉन्सेप्ट आज भी है, तहसील लेवल पर पटवारी होता है, हर एक तहसील में एक पटवारी होता है और वो रिकॉर्ड्स वगैरह की जांच करता है, रिकॉर्ड्स का लेखा जोखा रखता है। ठीक है, उसके बाद न्याय व्यवस्था की अगर हम बात करें तो न्याय व्यवस्था में दो तरीके के लॉ पाए जाते हैं। जैसे मॉडर्न एरा में हम देखते हैं तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही सारी चीजें फ्रेम होती हैं। लेकिन उस टाइम पे जो रूल्स थे वो किसके द्वारा बनाए जाते थे, राजाओं के द्वारा बनाए जाते थे। तो जो राजा रूल्स बना देंगे वही सोसाइटी में इम्प्लीमेंट होंगे। तो दिल्ली सल्तनत में मेनली जो न्याय व्यवस्था थी वो दो तरीके की थी, एक थी हिंदू लॉ और एक थे मुस्लिम लॉ। अगर न्याय प्रशासन में जो न्यायिक अधिकारी हुआ करते थे वो ग्रामीण स्तर तक के जितने भी अधिकारी हुआ करते थे, उच्च लेवल तक के, वो सभी जो है वो न्यायाधीशों के अधीन ही कार्य करते थे। यानी जिस तरीके से उन्हें गाइड किया जाएगा वो जो भी अधिकारी होंगे वो सभी उस तरीके से कार्य करेंगे।
हिंदू लॉ जो हुआ करता था वो हिंदुओं के अकॉर्डिंग, हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग हुआ करता था। उसमें जो भी सजाएं वगैरह या जितनी बातें, जितने भी हमारे धर्म शास्त्र, जो भी धर्म शास्त्र आप कह लीजिए, उन सभी के अकॉर्डिंग जो भी उनमें लॉ दिए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग हिंदू लॉ फॉलो होता था। सेम वैसे ही मुस्लिम लॉ था। मुस्लिम लॉ में अगर हम देखें तो जैसे जो मुस्लिम विधि के आधार पे जो मुस्लिम बुक्स है, मुस्लिम लॉ उस तरीके से फ्रेम किए जाते थे। अगर मुस्लिम विधि को देखा जाए तो मेनली यहाँ इसके जो लॉ है वो 4 भागों में इन्हें बांट कर देखा जा सकता है। अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से ये 4 लॉ जो है ये सोसाइटी में इम्प्लीमेंट किए जाते थे। तो पहला जो था सरिया लॉ था। अब ये सरिया लॉ क्या होता है? सरिया लॉ जो है हिंदुओं की सॉरी मुस्लिमों की धार्मिक पुस्तक होती है कुरान। तो कुरान में जिस भी प्रकार की व्याख्याएं की गई हैं, जो भी बात कही गई है वो सरिया लॉ के जरिए फॉलो की जाती थी। जैसे हिंदू धर्मों में आप समझ सकते हैं कि रामायण हो गई, गीता हो गई, महाभारत, ये जो बुक्स है इनके अकॉर्डिंग इनसे लोग प्रेरणा लेके अपने बहुत सारी लोग जो हैं वो प्रेरणाएं लेते हैं इनसे और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सेम उसी तरीके से सरिया लॉ था, जो कुरान में जो भी आधार या जो भी लॉ बताए गए थे उन्हें फॉलो किया जाता था। हदीस जो था, हदीस ये मोहम्मद साहब, याद करिए जब हमने स्टार्टिंग मेडिवल हिस्ट्री का सेकंड लेक्चर पढ़ा था तो उसमें हम मोहम्मद साहब के बारे में बात किए थे। तो मोहम्मद साहब ने जो भी लॉ दिए थे उनसे जुड़ी जितनी भी परंपराएं हैं वो हदीस के अंतर्गत फॉलो की जाती हैं। इजमा जो है, इजमा में पहले पूरे समुदाय की सहमति ली जाती है। मान लीजिए कि कोई कार्य किया जा रहा है, उसमें एक गुट बनाया जाएगा, एक ग्रुप बनाया जाएगा और जब उस ग्रुप की, पूरे ग्रुप की अगर सहमति होती है तो उसी सहमति से जो किया गया कार्य है या जो लॉ था उसी को इजमा कहा जाता था। नेक्स्ट आ जाता है कियास। कियास जो है ये सादृश्यता के आधार पर यानी तर्क करते हुए फैसला दिया जाता था। कियास को कयास भी कहा जाता था। मान लीजिए कि कोई कार्य किया जा रहा है तो उसे इम्प्लीमेंट जो है वो ऐसे ही नहीं किया जाएगा। जो इस कार्य को कर रहा है या जो लॉ को लेकर आया है वो पहले इसके बारे में सोसाइटी में तर्क भी देगा कि क्या ये अगर हम इसे इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सारी व्यवस्थाएं हैं, ये सही होंगी या नहीं होंगी। ये था, हमने अधिकारों के बारे में, कानून के बारे में देखा और प्रशासन के बारे में देखा, राजस्व। अब नेक्स्ट जो देखते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है दिल्ली सल्तनत का राजस्व प्रशासन। इसमें हम ये नजर डालने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली सल्तनत में जितने भी सुल्तान हुए उन्होंने राजस्व प्रशासन के प्रति अपने क्या क्या नजरिए थे और क्या कार्य किए। तो सल्तनत काल में राज्य में जो राजस्व प्राप्ति के लिए सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाता था, सबसे ध्यान देने वाला टॉपिक भी है क्योंकि यहीं से राजाओं का जो राज्य चलाने के लिए रेवेन्यू जो होता था वो राजस्व से ही इकट्ठा होता था। जितना भी रेवेन्यू आता था जिससे प्रांतों को ये जो शासन व्यवस्था थी उसे चलाया जा सकता था। यहाँ पर कई प्रकार के कर लगाए जाते थे। साथ ही में टाइम टू टाइम जितने भी राजा आए उन्होंने अपनी नीतियों में अलग अलग प्रकार के बदलाव भी किए। जैसे ओश्र जो था ये मुसलमानों पर लगाया जाने वाला कर होता था। जो मुस्लिम कम्युनिटी होती थी उस पर कौन सा कर लगाया जाता था? उश्र लगाया जाता। खराज जो है ये गैर मुसलमानों पे, ज्यादातर जो जनता थी वो हिंदू थी और कुछ परसेंट अलग अलग और भी जातियां थी। तो आपको याद रखना है खराज जो है वो गैर मुसलमानों पर लगने वाला भूमि कर हुआ करता था। जिसके पास जो भूमि होती थी अगर वो गैर मुसलमान हैं तो खराज लगेगा और अगर वो मुस्लिम हैं तो उन पर उश्र लगेगा। ये टैक्सेस हुआ करते थे। खुम्स जो होता था, जैसे राजा लोग जो होते थे वो अलग अलग जगहों पर या अलग अलग राज्यों पर हमला करते थे और उनके जो सैनिक वगैरह होते थे वो लूटपाट मचाते थे। तो युद्ध में लूटा गया माल जो होता था, सैनिकों के द्वारा लूटे गए माल को ही खुम्स कहा जाता था। तो इस खुम्स का भी मेनली जो है बंटवारा हुआ करता था। जैसे 1/5 जो हुआ करता था वो इसे राज्य रख लेता था और 4/5 जो हुआ करता था
वो सैनिकों में बांट दिया जाता था बराबर बराबर मात्रा में। लेकिन यहाँ पे दिल्ली सल्तनत में ही दो रूलर आए, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, जब हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में और मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ रहे थे, तो ये क्लास में जो है वो बहुत सारी चीजों का आपका रिवीजन हो रहा है। तो वहां पे हमने बात की थी कि अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने के राज्य में राज्य जो था ये फोर्थ फिफ्थ रख लेता था, और सैनिक जो थे इन्हें 1/5 हिस्सा जो है वो लूट कर दिया जाता था। ये वही वाला जो खुम्स है, यानी जो युद्ध में लूटा गया माल है, इसी माल में अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक ने परिवर्तन किया था। उसके बाद जकात होता था। जकात जो था ये मुसलमानों की आय पर लगने वाला कर होता था। मेनली ये जो है मुसलमानों की जो आय हुआ करती थी, ये इसे जो है मेनली धार्मिक कर के रूप में देखा जाता था कि जैसे आप किसी भी धर्म की यात्रा पर जाते हैं या जाना चाहते हैं, तो उसके लिए टैक्सेस लिए जाते थे। साथ ही में जो लोग नहीं जा सकते हैं, तो यहाँ पे लोगों से टैक्स लिया जाता था और उन्हें भेजने में हेल्प की जाती थी। तो जकात जो था मुसलमानों की जितनी भी आय है उस पर उस 2.5% जो टैक्स लगता था उसे जकात कहा जाता था। जजिया जो है ये मेनली गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला कर होता था, और ये कर जो है जो भी सुल्तान या रूलर होते थे वो हिंदू जनता को या गैर मुस्लिम जनता को सुरक्षा देने के बदले वो ये कहती थी कि हम इस राज्य में आपकी सुरक्षा करेंगे, लेकिन आपको उसके लिए हमें पे करना पड़ेगा। और जो वो टैक्स लिया जाता था वो जजिया के रूप में लिया जाता था। अब जो भू राजस्व लिया जाता था, यानी भूमि पर लिए जाने वाला जो कर हुआ था, उसके निर्धारण जो है वो कुछ अलग अलग तरीके से किए जाते थे। बहुत सारे दिल्ली सल्तनत में रूलर आए, सभी के तरीके जो थे वो थोड़े थोड़े अलग थे। तो उसमें भू राजस्व के मुख्यतः निर्धारण के जो हमें तरीके देखने को मिलते हैं वो तीन मेन तरीके देखने को मिलते हैं। अब वो थ्री मेन तरीके कौन कौन से हैं? पहला है बटाई प्रणाली। अब बटाई प्रणाली में भी तीन प्रकार की प्रणालियां थी। पहले जो है जिसे खेत बटाई कहा जाता था। अब ये खेत बटाई क्या है? जैसे मान लीजिए कि आप कोई फसल बोते हैं और उस फसल में ही वो फसल आप बोने के बाद अभी उस फसल की कटाई नहीं हुई है। राजा के जो अधिकारी है वो खेत में जाएंगे और उस फसल को देख के ही उसका बंटवारा कर देना। पैदावार होने के बाद जो है वो कितनी भी फसल हो उससे कोई मैटर नहीं करता है। तो खड़ी फसल का जो बंटवारा कर दिया जाता था उसे खेत बटाई कहा जाता था। उसके बाद थी लंक बटाई। लंक बटाई जो होती थी ये फसल कटने के बाद जो है फसल काट के लाई गई, भूसा जो निकलता है, जैसे हम गेहूं वगैरह वो करते हैं, तो गेहूं काटने के बाद उसे कतरवाना पड़ता है, यानी निकलवाना पड़ता है। फिर उसमें से भूसा जो है वो एक अलग हो जाता है और गेहूं जो है वो अलग हो जाता है। तो लंक बटाई में क्या किया जाता था कि भूसा वगैरह जो है वो अलग नहीं किया जाता था, सब इकट्ठा रहता था और उसका बंटवारा कर लिया जाता था। और रास बटाई होता था। रास बटाई का मतलब ही है कि सारा जो अनाज है वो बिल्कुल एकदम साफ सुथरा, जैसे हम मार्केट में ले जाके बेचते हैं उस टाइप से। तो पूरे अनाज की सफाई करके जो इकट्ठा बंटवारा किया जाता था उसे रास बटाई कहा जाता था। मुझे उम्मीद है कि आपको बटाई प्रणाली जो है वो समझ में आ गई होगी। तीन प्रणाली थी: खेत बटाई, लंक बटाई, रास बटाई। खेत बटाई में खड़ी फसल में बंटवारा कर दिया जाता था। लंक बटाई में फसल कटने के बाद भूसा बिना साफ किए जो बंटवारा किया जाता था, और रास बसाई में भूसा आदि सब कुछ साफ करके जो बंटवारा किया जाता था उसे रास बटाई बोला जाता था। नेक्स्ट प्रणाली पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रणाली है मसाहत प्रणाली। इसमें क्या है, पहले जो है भूमि की नाप करवाई जाती थी, यानी मेजरमेंट करवाया जाता था, जिसे पैमाइश बोला जाता है। तो भूमि की पैमाइश करवाने के बाद जो है वो राजस्व का निर्धारण किया जाता था, और इसे मेनली तौर पे जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मसाहत प्रणाली जो है ये किसके द्वारा चालू की गई थी, तो इसे जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है वो प्रारंभ किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट जो था मुक्ताई प्रणाली। मुक्ताई प्रणाली एक मिश्रित प्रणाली, एक मिश्रित व्यवस्था हुआ करती थी। इसमें अलग ये जो हमने दो व्यवस्थाएं पढ़ी, इन्हीं का जो मुक्ताई है ये एक मिश्रित रूप था, मिक्स रूप था।
कुछ महत्वपूर्ण राजस्व भूमियां जो हुआ करती थी जिनसे राजस्व तो लिया जाता था, लेकिन ये एक प्रकार की भूमि हुआ करती थी, जैसे कैसे इक्ता या फिर अक्ता व्यवस्था। अब इक्ता या फिर अक्ता व्यवस्था क्या है, इसमें मतलब जैसे सुल्तान जो है, ये सुल्तानों के द्वारा जो भूमि जैसे इक्ता और इक्तादार, सेना खर्च, स्वयं खर्च, बचा राजस्व वगैरह जो है, इसके थ्रू जो है इकट्ठा किया जाता। अब देखिए यहाँ पे हम डिटेल से समझने की कोशिश करते हैं कि एकता जो है ये एकतादारों को आवंटित करने वाली जो है वो भूमि हुआ करती थी। अब मतलब जो एकतादार कौन होते थे, सैनिक वगैरह होते थे, अधिकारी होते थे। तो अब उन अधिकारियों को पेमेंट के बदले जो है, जैसे वो सेना में कार्य करते थे तो उस कार्य के बदले उन्हें पेमेंट देने के बजाय कुछ भूमि दे दी जाती थी। अब वो इस भूमि से जो है, जो सेना होती थी वो अपना खर्च निकाल कर, यानी जितना भी उसका खर्च हो रहा है वो खर्च निकाल कर जितनी भी शेष भूमि बचती थी, जिसे फवाजिल कहा जाता था, वो किसमें जमा कराते थे, राजकीय खजाने में जमा करवाते थे। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी कि एकता भूमि क्या होती थी और वो किसे दी जाती थी और क्यों दी जाती थी। अब यहाँ पे जो एकतादार हुआ करते थे, एकता जो है ये सैनिक वगैरह हो गए। अब जो एकतादार जैसे हैं, जो ये गवर्नर हुआ करते थे, ये एकता भूमि में भी सेनाएं रखते थे। अब ये करते क्या थे, अब उन्हें उसी के बदले कुछ जो है राज्य उन्हें जो है वो जमीन वगैरह दे देता था, जिससे अपना खर्चा निकाल के और बाकी जो उससे जितना भी रेवेन्यू जनरेट हुआ, वो सारा रेवेन्यू जो है वो राजकीय खजानों पर जो है वो जमा करवा दे। और इन्हें जो है जो एकता भूमि में सेना रखते थे, ये जो एकतादार होते थे, इन्हें टोटली जो है वो राजा टाइम टू टाइम यहाँ पे हम देखते हैं कि अलग अलग लॉ लेकर आते थे, तो उन लॉ को जो है वो फॉलो करना पड़ता था। एकता में व्यापार को भी बढ़ावा देते थे तथा सामान्य प्रशासन का भी कार्य करते थे। अब ये मोटिव यहाँ पे होता था कि देखिए उस टाइम पे करेंसी वगैरह जो थी वो बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं चलती थी। राजाओं के पास जो है वो इतना ज्यादा मात्रा में पैसे वगैरह नहीं हुआ करते थे, उनके पास जो है वो सोना चांदी वगैरह हुआ करते थे, साथ ही में अनाज वगैरह हुआ करते थे। तो उनके पास एक ये मोटिव रह जाता था कि हम इन्हें भूमि दे देते हैं, अपना कार्य करेंगे और साथ ही में सेनाएं रखेंगे, उनसे वो कार्य जो है वो करवा लेंगे, उनसे उनका खर्चा भी चल जाएगा और जो एक्स्ट्रा बचेगा उससे एक राज्य के लिए भी जो है ये रेवेन्यू यहाँ से जनरेट हो जाएगा। इक्तेदारों का जो पद हुआ करता था, ये याद रखिएगा आनुवांशिक नहीं हुआ करता था। इसमें जो है हस्तांतरण होता रहता था, यानी जैसे आज जो है ये जॉब जो जैसे आज के टाइम पीरियड में जॉब मिलती है ना, कि आप जब कॉम्पिटिट करोगे एग्जाम तो ही आपको जॉब मिलेगी। ऐसा नहीं है कि अगर आपके फादर पुलिस में है तो आपकी लाइफ सिक्योर है, आपको भी जॉब मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता था। लेकिन भारत में जब इल्तुतमिश आया तो इल्तुतमिश ने एकता जो थी, एकता प्रथा थी, उसे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बनाया। लेकिन एफएसटी जो था, एफएसटी के बारे में इसका शॉर्टकट हमने पिछले क्लासेस में देखा था, यानी फिरोज शाह तुगलक, इसने जो है फिरोज शाह तुगलक ने एकता व्यवस्था जो थी आनुवांशिक बना दी थी, यानी जेनेटिक बना दी थी कि अगर आपके फादर जो है वो एकतादार हैं तो आपके फादर के बाद ये पद जो है वो आपको मिल जाएगा। तो याद रखिएगा, एकता प्रथा को जो आनुवांशिक बनाने वाला राजा था वो था फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट भूमि आती है खालसा भूमि। अब ये खालसा भूमि क्या थी, अब खालसा भूमि देख लेते हैं। ये जो है ये सुल्तान की जो राजा हुआ करते थे, राजाओं की ये निजी भूमि हुआ करती थी। और यहाँ पे जितना जो है राजा लोग क्या करते थे कि अधिकारियों को देख रेख के लिए यहाँ की जितनी जो उनकी भूमि होती थी उसके लिए रखते थे, और उससे जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता था, यानी मान लीजिए कि खालसा भूमि है जैसे 500 एकड़ 1000 एकड़, तो ये जो ऐसे कह सकते हैं कि ये जो खालसा भूमि थी ये सुल्तान की रिजर्व भूमि हुआ करती थी। लेकिन इससे जो रिवेन्यू जनरेट होता था वो सभी जो है वो राजकीय खाते में ही जमा होता था। नेक्स्ट आता है सल्तनत कालीन में तकनीकी परिवर्तन। अब कुछ दिल्ली सल्तनत में अब इतने सारे रूलर आए तो कुछ ना कुछ जो है वो परिवर्तन तो होंगे।
अब वो कौन-कौन से परिवर्तन हुए, उन परिवर्तनों पर भी हम थोड़ा-सा नज़र डालते हैं। तो सल्तनत कालीन के तकनीकी परिवर्तन कौन-कौन से रहे? इसमें बहुत सारे, ऐसा नहीं है कि ये जो था, ये भले ही व्यवस्थाएँ जो थी वो केंद्रीयकृत थी, लेकिन इनमें फिर भी बहुत सारे हमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं। नई तकनीक जो है इमर्ज की गई, अर्थव्यवस्था पर भी बहुत सारे प्रभाव पड़े। अब जैसे कुछ आर्थिक परिवर्तन भी हुए और कुछ सामाजिक परिवर्तन भी हुए। आर्थिक परिवर्तन भी ज़्यादा मात्रा में बढ़े, जैसे उत्पादन भी अच्छी खासी मात्रा में बढ़ा, व्यापार, नगरीकरण और आर्थिक समृद्धि, ये सभी बढ़ी। अब जब उत्पादन बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है कि आय भी बढ़ेगी, लोगों के रहन-सहन में सुधार आएगा, और जब लोगों के रहन-सहन में सुधार आएगा, उनके पास अ, जो ज़रूरत भरी वस्तुएँ हैं, अगर वो सभी ज़रूरत भरी वस्तुएँ होंगी, तो उनका जो सामाजिक स्तर है एक व्यक्ति का, वो भी सुधरेगा। तो जैसे रहट या फिर आहट जो थी, ये सिंचाई तकनीक हुआ करती थी, तो मेडिवल हिस्ट्री में इसका विकास हुआ, चरखा का विकास हुआ, रेशम पालक, कागज उद्योग, समुद्री कपास और कुलीन उद्योग, ये सभी जो थे अलग-अलग उद्योग थे, तकनीकी थी, जिनका इमर्जेंस जो था वो दिल्ली सल्तनत के टाइम पीरियड में देखने को मिलता है। जो चरखा था, ये एंशिएंट यानी पूर्व काल में ही जो है, ये चली आ रही प्रथा थी। इसका जो प्रयोग जो था वो उस टाइम पे भी, एंशिएंट टाइम पे भी किया जाता था। रेशम पालन का जो प्रयोग है वो भी पूर्व काल में ही किया जाता था, और आयात करके यहाँ से जो है वो फिर धीरे-धीरे पहले उत्पादन किया जाने लगा, फिर धीरे-धीरे यहाँ से कपड़ा बनाना भी लोगों ने स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रख एक क्वेश्चन है, अगर आप लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं, और इसका आंसर जो है, टेलीग्राम में मैसेजेस भी अलाउ है। नीचे आपके टेलीग्राम में लिंक है, उसे आप जॉइन कर सकते हैं, और इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हमें आप टेलीग्राम में सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है, सल्तनत काल में नवीन तकनीकी परिवर्तनों के सामाजिक आर्थिक प्रभावों की चर्चा कीजिए। तो जब दिल्ली सल्तनत में अलग-अलग तकनीकी परिवर्तन हुए, तो उसमें सामाजिक और आर्थिक प्रभाव क्या-क्या आए, शॉर्ट में मैंने आपको बताने की कोशिश की है, तो उसे आप देखिएगा और इस क्वेश्चन को लिखिएगा। अर्थव्यवस्था जो थी, जैसे राजनीतिक एकीकरण हुआ, आर्थिक एकीकरण हुआ, वाणिज्यिक व्यापार, उत्पादन बढ़ा, मुद्राएं बढ़ी, पूंजी भी बढ़ा और नगरीकरण भी बढ़ा, जो कि अभी हमने इसे पिछले वाली स्लाइड में पूरा डिटेल में अभी देखा। नेक्स्ट आ जाता है तृतीय नगरीकरण। अब तृतीय नगरीकरण इसे क्यों कहा गया, दिल्ली सल्तनत में ऐसा क्यों माना गया कि यहाँ पे तृतीय नगरीकरण भी हुआ? ये इसलिए माना गया क्योंकि सल्तनत काल में ही बहुत सारे नए राजनीतिक तकनीकी प्रयोग हुए, और बहुत यहाँ पे आर्थिक परिवर्तन भी हुए। अब जब धीरे-धीरे नए-नए नगर विकसित हुए, जैसे कि दिल्ली, कड़ा जो था, ये गंगा घाटी का क्षेत्र था, लखनऊ थी जो बंगाल में है, ढाका, लाहौर, मुल्तान, अजमेर, बयाना जो है नील उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। मेनली ये जो स्थान है, वो राजस्थान में है। तो बहुत सारे राज्य जो हैं, यहाँ पे विकसित हुए, और एक बहुत लंबे ठहराव के बाद विकसित हुए थे। अब एक बहुत लंबे ठहराव का मतलब क्या है कि स्टार्टिंग का जो फेज़ था मेडिवल हिस्ट्री का, उसमें बहुत ज़्यादा हमें जैसे गुप्ता पीरियड में हम देखते हैं, एंशिएंट में, तो गुप्ता पीरियड में हमें बहुत सारे बदलाव देखने को मिले थे, बहुत सारे तकनीकी विकास हुए थे, लेकिन उसके बाद फिर जो धीरे-धीरे जो था, इसमें कुछ रुकाव आया, तो फिर हम दिल्ली सल्तनत में देखते हैं कि बहुत ज़्यादा मात्रा में विकास हुआ। इसीलिए कुछ इतिहासकारों का, मेनली जिसमें मोहम्मद हबीब और इरफान हबीब जो हैं, इनका ये मानना है, इतिहासकारों ने दिल्ली सल्तनत को तृतीय नगरीकरण की परिभाषा भी दी है। यहाँ की व्यापार और अगर वाणिज्य की बात करें, तो इसमें भी काफी ज्यादा सल्तनत काल में राजनीतिक स्थायित्व आने से व्यापार वाणिज्यिकरण में भी काफी ज्यादा मात्रा में वृद्धि हुई, क्योंकि रूलर जो थे वो काफी टाइम तक सरवाइव किए, जिसके कारण यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा जो है वो न्यू चीज़ों का इमर्जेंस हुआ, व्यापार का इमर्जेंस हुआ। साथ ही में भारत का व्यापार जो है वो पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया जैसे देशों में भी होना स्टार्ट हो गया।
कुछ चीजों का हम आयात और निर्यात भी करते थे, जैसे आयातित वस्तुओं में घोड़ा, शीशे से बनी वस्तुएं, सोना चांदी, कच्चा रेशम, चीनी मिट्टी के बर्तन, अंगूर, दास दासी और मदिरा आदि। ये सारे जो थे कि हम आयात करते थे। निर्यात में मेनली जो भारत से निर्यात होने वाली वस्तुएं थी वो लोहे और तांबे की बनी जो वस्तुएं होती थी, सूती और रेशमी वस्त्र, क्योंकि यहाँ पे कॉटन जो था वो बहुत ज्यादा मात्रा में होता था। नील, चीनी, मसाले, हाथी दांत से बनी वस्तुएं, पान एवं सुपारी आदि जो थे ये मुख्य थे। अब उसके बाद दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य कला पर नजर डालते हैं कि दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य कला क्या थी, यहाँ पर इसका विकास जो था वो किस प्रकार से हुआ। तो दिल्ली सल्तनत में भवन निर्माण में जो है स्थापत्य कला के कई सारे, जैसे मेडिवल हिस्ट्री में भी बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स बनाई गई है, ऐसे भवन निर्माण किए गए, किले ऐसे हैं जो एकदम चौंका कर रख देते हैं। बहुत सारे हैं ऐसे। अब इस स्थापत्य कला के तहत काफी सारे नए भवनों का निर्माण किया गया। साथ ही में भवनों की जुड़ाई के लिए जो है ये चूने एवं सुर्खी आदि का जो है प्रयोग को बढ़ावा दिया गया। साथ ही में जो प्राचीन हिंदू प्रणाली थी, यहाँ पे बहुत सारे हमें किले जो हैं वो ऐसे देखने को मिलते हैं कि बहुत सारे मुस्लिम्स डिजाइन में भी बने हुए हैं, बहुत सारे हिंदू डिजाइन में भी बने हुए हैं, और बहुत सारी अलग अलग यहाँ पे स्थापत्य कला में भी अलग अलग कलाओं का जो है वो विकास हुआ। तुर्कों ने छत ढालने के लिए जो है एक नई तकनीकी डेवलप की थी, जिसे मेहराब तथा गुंबद आधारित जो है ये प्रणाली जो है कहा जाता था। साथ ही में प्राचीन प्रणाली, जो पुरानी एंशियंट टाइम में जो प्रणाली चली आ रही थी उस टाइम पे भी जो व्यवस्थाएं थी उनको भी ऐसा नहीं है कि छोड़ दिया गया, उनको भी साथ लेकर चला गया। और हिंदू और मुस्लिम तत्वों के मिलन से स्थापत्य कला जो है एक नई शैली विकसित हुई, जिसे इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला कहते हैं। जब हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो आर्ट एंड कल्चर वाले सेक्शन में ये सारी जो भी स्थापत्य कलाएं हैं उन सभी कलाओं के बारे में बात करेंगे, सारे फोक डांस जितने भी सारी चीजें हैं उन सभी के बारे में बात करेंगे। तुर्कों ने भारत में जो है स्थापत्य कला में कई सारे नए तत्व जोड़े, जैसे मेहराब, गुंबद, मीनार, कलात्मक नक्काशी, पत्थर की सुंदर जालियां, इन सभी जो हैं ये सारी चीजें, जैसे इस टाइप से ये जो है ये मीनार हुआ करता था, ये इस टाइप से मेहराब हुआ करते थे ये जो है, और ये इस टाइप से जैसे आज भी हम देखते हैं कि दो इस टाइप से खंबे टाइप बना दिए जाते हैं, उनके बीच में इस टाइप से डिजाइन जो बनाई जाती है उसे नक्काशी कहा गया। इस टाइप से पत्थर की जाली और इस टाइप से गुंबद, ये सारे अगर मेंस में आंसर राइटिंग में कुछ इस तरीके से पूछा जाए और जब आप इस टाइप के वर्ड्स का प्रयोग करें तो वहां पे आप थोड़ा सा ये ध्यान रख सकते हैं कि आप जो है वो इस टाइप की जो मेन मेन ड्राइंग्स है वो छोटी छोटी आप मेन मेन ड्राइंग्स भी बना दें, तो इसे आपका एक आंसर जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। अब जैसे इमारतें और कुछ स्थापत्य कलाएं हैं, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो कुतुब मीनार, कुबत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में, कुबत उल इस्लाम मस्जिद जो है दिल्ली में पूर्व में जो था, ये पहले जो था यानी ये जैन मंदिर था। साथ ही में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया गया अजमेर में। पहले ऐसा माना जाता है कि ये जो था ये पहले एक बौद्ध मठ हुआ करता था। इल्तुतमिश के टाइम पीरियड में इसने नसरुद्दीन मकबरा बनवाया दिल्ली में, और हौज ए शमसी यानी एक तालाब था, ये इसका भी निर्माण इसने दिल्ली में करवाया। उसके बाद बलबन बलबन का मकबरा जो इसने बनवाया। साथ ही में सर्वप्रथम वास्तविक मेहराब का प्रयोग जो है वो बलबन के टाइम पीरियड में ही हुआ था। अभी हमने मेहराब के बारे में जाना, तो मेहराब का जो मेनली प्रयोग था वो बलबन के टाइम पीरियड में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी अलाई दरवाजा कुतुब मीनार के बगल में ये जो इसने सल्तनत कालीन में ये जो है इसने पहला भवन बनवाया, और इसी में ही सर्वप्रथम ऐसा माना जाता है कि वैज्ञानिक गुंबद का प्रयोग जो है वो किया गया था। अब ये जब अलाई दरवाजा बनाया गया इसमें लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर का प्रयोग किया गया है। साथ ही में सीरी नगर जो कि सीरी सिटी दिल्ली में है, हौज ए खास जो कि दिल्ली में है, गयासुद्दीन तुगलक ने गयासुद्दीन का मकबरा बनवाया, मोहम्मद बिन तुगलक ने शेख निजामुद्दीन का मकबरा दिल्ली में बनवाया, 12 खंबा भवन दिल्ली में और जहांपनाह नगर दिल्ली में।
उसके बाद आते हैं फिरोज शाह तुगलक। इन्होंने खान ए जहां तेलंगानी का मकबरा बनवाया। ये जो है ये दिल्ली में है। ये जो है ये एक अष्टकोणीय मकबरा है। ये जो तेलंगानी का मकबरा है ये एक अष्टकोणीय मकबरा है। उसके बाद आ जाते हैं सिकंदर लोदी पे। इन्होंने बहलोल लोदी का मकबरा बनवाया। इनके बारे में अभी हमने जब बात की थी तो उसी में मैंने आपको बताया था। साथ ही में बड़े खां तथा छोटे खां की समाधि जो है ये भी इन्होंने बनाई। ये सभी जितने भी यानी बहलोल लोदी का मकबरा, बड़े खां तथा छोटे खां की जो समाधि है ये इन्होंने दिल्ली में ही बनवाया था। इब्राहिम लोदी ने सिकंदर लोदी का मकबरा बनवाया था। ये भी अष्टकोणीय मकबरा है। लोदियों के काल में को मकबरे का काल भी कहा जाता है क्योंकि इनके टाइम पीरियड में यानी लोधी वंश में 3 ही रूलर आते हैं और इन्होंने जो है बहुत ज्यादा मात्रा में मकबरे का निर्माण जो है वो करवाया था। इस समय बहुत सारे मकबरों का निर्माण हुए थे, इसीलिए इसमें कहा जाता है। और मेनली ये जो मकबरे थे ये पंचभुजीय और अष्टभुजीय प्रकार के हमें प्राप्त हुए हैं। पंचभुजीय मकबरे जो थे इन्हें ज्यादातर अमीरों तथा अष्टभुजियों को ज्यादातर सुल्तानों ने बनवाया था। तो मकबरों का निर्माण तो इसमें हुआ, लेकिन जो पंचभुजीय मकबरे थे उन्हें ज्यादातर दिल्ली सल्तनत में एक अमीर वर्ग यानी जो सरदार वर्ग हुआ करता था उनके द्वारा निर्माण करवाया गया। अष्टभुजीय जो थे ये खुद इनके सुल्तानों यानी रूलर के द्वारा बनवाया गया। साथ ही में लोदियों के काल में ही पहली बार दोहरे गुंबदों यानी विशेष रूप से सिकंदर लोदी के टाइम पीरियड में दोहरे गुंबदों का भी प्रयोग हुआ। जिसे सबसे ज्यादा जो दोहरे गुंबदों का आगे हम देखेंगे जब मुगल काल पढ़ेंगे जो सबसे ज्यादा अच्छे से विकास हुआ तो वो मुगलों के टाइम पीरियड में हुआ। उसके बाद सल्तनत कालीन में सामाजिक व्यवस्थाएं क्या थी? तो सामाजिक व्यवस्था में एक यहाँ पे हमें मिश्रित समाज देखने को मिलता है। मिश्रित समाज इसलिए क्योंकि यहाँ हिंदू भी रहते थे, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, पारसी, ये सभी समुदाय जो थे ये मिलजुल कर रहते थे। हिंदू समाज की जो पारंपरिक प्रणालियां जो हिंदू फिलोसफी हुआ करती थी उसके अकॉर्डिंग समाज अपना कार्य कर रहा था। साथ ही में हिंदू समाज में अच्छाइयों के साथ साथ बहुत सारी ऐसा नहीं थे। देखिए कोई भी धर्म होता है ना वो धर्म जो है वो कंप्लीट नहीं होता, उसमें कुछ अच्छाइयां भी होती हैं कुछ बुराइयां भी होती हैं। जैसे हिंदू धर्म में आप लोग जो है हिंदू धर्म को ही अगर सर्वश्रेष्ठ मानते हैं तो आपको वो गलती नहीं करनी है। पहली बात तो जो है वो हमारा सनातन धर्म है, हिंदू धर्म नहीं। हिंदू जो है वो एज अ हिंदू को एक लाइफ स्टाइल के तरीके से देखा जाता है। तो हिंदू धर्म में भी बहुत सारी कुरीतियां मानी गई जैसे बाल विवाह यानी बचपन होते ही 12-13 साल 15 साल की उम्र में बच्चों का लड़की या लड़कों का लड़कों की शादी कर देना, विधवाओं की कष्टदायक स्थिति जैसे सती प्रथा कहा गया ये इसमें जैसी कुरीतियां जो थी ये हिंदू समाज में भी थी। अब अगर हस्बैंड की डेथ हो गई तो हस्बैंड के साथ वाइफ को भी जो है वो जला दिया जाए, ये बिल्कुल भी तार्किक नहीं लगता। ये जो है ये एक बहुत बड़ी कुरीति थी। मुस्लिम समाज जो था ये 2 भागों में बंटा था। पहला जो था वो अशरफ अशरफ जो था इसमें बहुत सारे विदेशी मुसलमान आते थे और जो एक उच्च ओहदे वाले व्यक्ति यानी जो बहुत समाज में प्रतिष्ठित वर्ग हुआ करता था वो आता था जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा और एक अमीर वर्ग था। और अजलफ जो था ये इसमें साधारण या फिर निम्न जाति के तहत आता था और इसमें मेनली तौर पे भारतीय मुस्लिम्स आते थे। तो मुस्लिम समाज 2 भागों में बटा हुआ था, एक था अशरफ और एक था अजलफ। समाज में दास प्रथा जो थी ये हिंदू और मुसलमानों दोनों में विद्यमान थी, जो कि एक कह सकते हैं कि बहुत ही बुरी प्रथा थी। साथ ही में शाही दासों को बंदा तथा सामान्य दासों को बुर्दा कहा जाता था। अब जैसे इसमें अशरफ और अजलफ 2 वर्ग थे, एक अमीर वर्ग था और एक थोड़ा सा निम्न वर्ग था उसमें यानी कम पढ़ा लिखा वर्ग था उसमें गरीबी व्याप्त थी, कम पढ़ा लिखा वर्ग था। तो इसी में जैसे जो एक शाही दास हुआ करते थे जिन्हें बंदा कहा जाता था, सामान्य दासों को बुर्दा कहा जाता था। ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट गौर डालते हैं शिक्षा प्रणाली पर कि उस समय समाज की शिक्षा प्रणाली जो थी वो किस प्रकार की थी। सल्तनत काल में जो शिक्षा प्रणाली थी ये परंपरागत ढांचे पर वर्क करती थी, यानी उस समय मॉडर्न एजुकेशन नहीं थी, मॉडर्न एरा नहीं था। उस समय पे जिस तरीके से जो परंपराएं थी, जिस तरीके से परंपराएं मतलब हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग और मुस्लिम धर्म के अकॉर्डिंग उस तरीके से जो है
वो परंपरा यहाँ पे फॉलो होती थी। बौद्ध तथा जैन मठों में भी शिक्षा के उदाहरण जो है वो हमें प्राप्त होते हैं। यानी बौद्ध और जैन मठ जो थे उसमें भी ये एग्जाम्पल प्राप्त होते हैं कि वहां भी जो छोटे बच्चे थे या लोग थे उन्हें पढ़ाया लिखाया जाता था। इसी प्रकार मुस्लिमों भी मकतब तथा मदरसों में शिक्षा जो थी वो प्राप्त की जाती थी। यानी जैसे हिंदुओं में गुरुकुल वगैरह होते थे तो वैसे ही मुसलमानों में मदरसा होते थे। तो यहाँ पे इस तरीके से जो है ये दिल्ली सल्तनत में जितनी भी व्यवस्थाएं थी वो सारी व्यवस्थाएं थी जिसमें हमने देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो कवर करेंगे वो कवर करेंगे मुगल एम्पायर, मुगल वंश। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और जाते जाते लाइक कर दिया करिए। साथ ही अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करिए। थैंक यू।